नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पर अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास में 1740 से लेकर 1857 तक का पहला पार्ट है और 1857 से लेकर के 1947 तक का दोस्तों 1950 ले लीजिए 1950 तक का एक सेकेंड पार्ट और है, जिसमें हम अलग से सेशन में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमारा सेशन चल रहा था प्लासी का युद्ध, प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध, और इन दोनों का जो बचा हुआ पार्ट था वो आज समाप्त होगा इलाहाबाद की संधि के रूप में। क्लियर है ना? तो प्लासी का युद्ध अब समझिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहले दोस्तों उन दोस्तों को मैं जो है टेंशन मुक्त कर दूं जो बोलते हैं कि सर ये आप थर्ड ईयर में इतिहास को पढ़ा रहे हैं लेकिन ये मेरे एमए में है, या मैं सर बीबीए का स्टूडेंट हूं और ये मेरे सिलेबस में आधुनिक इतिहास है, तो क्या सेम रहेगा? दोस्तों आप चाहे एमए के स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीए एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कहीं भी चले जाइए, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो नहीं बदलने वाला। क्लियर है ना? और टॉपिक भी दोस्तों सेम रहेगा, क्वेश्चन भी आपके सेम ही आएंगे, बस आपका कार्य है इस टॉपिक को अच्छे से समझना। ठीक है ना? तो हमारे द्वारा जो सेशन लाए जाते हैं आप लोगों के लिए, अन्य स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अलावा अन्य स्टूडेंटों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही उपयोगी है जितना कि बीए थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए। क्लियर है ना? चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद की संधि की। और बड़े सेशन में आगे उससे पहले उन छात्रों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्थात यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एसआई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो एक बार प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट कीजिएगा। सभी सेशन दोस्तों वहां पर अभी अभी निःशुल्क रूप से चल रहे हैं, नोट्स के साथ में आपको वह सेशन देखने को मिलेंगे, जहां पर बिल्कुल जीरो से हमने प्रत्येक सेशन को स्टार्ट किया है। क्लियर है? चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्रज्ञान हिंदी की, वहां से उसे जाकर विजिट कर सकते हो आप। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट यूनिट का जो चौथा पार्ट है ना, इसे आज कंप्लीट पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन से हम फिफ्थ टॉप यूनिट नंबर 5 यूनिट फर्स्ट के टॉपिक नंबर 5 पर मूव करेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले दोस्तों बता दूंगा आप लोगों को, ये सेशन ओनली 2 स्लाइड का सेशन है, ओनली 2। और बेसिकली तो देखा जाए तो वास्तविक रूप से तो एक ही स्लाइड का सेशन है। बस कुछ बातें जो थी इन दो बक्सर के युद्ध के बाद जो बची हुई थी, उस पर हम यह चर्चा करने जा रहे हैं आज के सेशन में। दोस्तों प्लासी का युद्ध की घटना आपने 2 पार्ट में पढ़ी, उसे अच्छे से समझने का आपने प्रयास किया और हमने भी बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं वो आपको समझ भी आया होगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, उसको एकदम आसान एक कहानी ऐसे स्टोरी के रूप में आपके सामने हमने प्रेजेंट किया था। अब आपको अच्छे से समझ चुके हैं कि देखिए प्लासी का जो युद्ध था उसका परिणाम तो वहीं पर ही मिल चुका था, हैंड टू हैंड ही। प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, मीर जाफर को फिटा दिया गया। क्लियर है? अब यहां से अंग्रेजों की एंट्री हुई थी बंगाल में। तो अब क्या हुआ था कि कंपनी को अब एक नया कार्य मिल चुका था प्रशासन में एंट्री करने का, है ना? अब यहाँ पर उनको अब निरंतर रूप से बंगाल पर उन्हें अपना प्रभाव जमाना था। अब ये कहानी आगे बढ़ती है तो ये कहानी बढ़ती है, बक्सर के युद्ध तक पहुंच जाती है, और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद तो उनके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाता है। तो अब वो पूरी तरह से अपनी सेना के और भयानक निर्माण में, अच्छी शक्तिशाली सेना बनाने के निर्माण में लग जाते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो मीर कासिम तो भाग खड़े हुए साहब। शाह आलम ने युद्ध में ही हार मान ली और उन्होंने वहीं पर ही उनसे समझौता कर लिया। उसके बाद सुजाउद्दौला जो है वहां से, वो भी वहां से भाग लिए। भागने के बाद में हालांकि उन्होंने काफी लंबे समय तक कुछ समय तक उन्होंने युद्ध जारी रखा अंग्रेजों से बाद में भी, लेकिन अंततः एक कोटा नामक स्थान पे सुजाउद्दौला ने भी आत्मसमर्पण करके और अंग्रेजों से समझौता कर लिया। अब जो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो समझौता हुआ था ना, उसी समझौते को यहां पर हमने इलाहाबाद की संधि कहा है। ठीक है ना? अब उस संधि में, उस समझौते में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कंडीशन ने अंग्रेजों ने आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय के लिए और सुजाउद्दौला पर कौन कौन सी कंडीशन
रखी, अधिरोपित की, उन सब पर हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे। छोटा सा सेशन, ज्यादा लंबा नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बंगाल का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथों में आ गया था। देखिए, प्लासी के युद्ध से बंगाल का शासन अंग्रेजों के अधिकार में तो आया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अब ये प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल का शासन अब अंग्रेजों के अधिकार में प्रत्यक्ष रूप से आ चुका था। क्लियर है? लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मित्रता कर ली, और यही मित्रता इलाहाबाद की संधि में परिवर्तित हो गई। और इस संधि की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें इस प्रकार हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की, मेन शर्तों की। सबसे पहली जो शर्त थी दोस्तों इनकी, चलिए ऐसे समझ लेते हैं, पेन का बिना सहारा लिए इसको समझते जाइए। मैं पढ़ता जाऊंगा, स्लाइड को पढ़ता जाऊंगा और समझते जाइए। विशेष बातें सिर्फ आप सुनने पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना? स्लाइड आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक छुड़वा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सुजाउद्दौला को अवध का प्रदेश पुनः वापस दे दिया गया। देखिए, जैसे ही सुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण किया, तो अब अवध पर अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हो चुका था, ठीक है ना? अवध पर अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हो चुका था। अब अधिकार तो हो गया, लेकिन अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो प्रत्यक्ष रूप से अवध में या बंगाल में अपनी सरकार बनाकर शासन करे। और ये बात हमने, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था प्लासी के युद्ध वाले लेक्चर में, कि मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार से, क्यों ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार होने के बाद भी कठपुतली नवाबों को बिठाते रहे, खुद ने शासन क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको सेशन के एंड में देने वाला हूं, ठीक है ना? तब तक वह शांति बनाए रखे। उसका जवाब बहुत प्यारा जवाब है, उससे आपका दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण, जो दृष्टि है वो और बढ़ेगी, ठीक है? विस्तार होगा थोड़ा। चलिए जाइए। तो सुजाउद्दौला का जो अवध के नवाब थे, तो अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, लेकिन इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला का अवध वापस लौटा दिया। सुजाउद्दौला को बोला, भाई आपका अवध आप वापस ले लीजिए, लेकिन क्या चिपका दिए पीछे? लेकिन आपके जो दो जिले हैं ना, कड़ा और इलाहाबाद, कौन से जिले? दो जिले हैं, कड़ा और इलाहाबाद, ये हमको दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए, ठीक है? पहली शर्त तो ये हुई कि अंग्रेजों ने अवध वापस सुजाउद्दौला को दे दिया और कड़ा और इलाहाबाद उनसे ले लिया, पहली शर्त। आगे बढ़ते जाइए, बड़े मजे आने वाले। सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए कंपनी को दिए। कितने? 50 लाख रुपए। उस समय सोचिए दोस्तों, 1700 के समय में 50 लाख रुपए कितनी मोटी रकम हो सकती है? तो सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दिए, ठीक। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक शर्त और रखी। क्या रखी? कि आपके राज्य में सेना हमारी होगी। मतलब ये कि अब आपको खुद की सेना रखने की जरूरत नहीं है, अब आपके राज्य में हमारी सेना होगी जो आपकी ओर से युद्ध लड़ेगी। लेकिन हमारी सेना का आपको खर्च उठाना पड़ेगा, मतलब सेना का जो खर्च होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। सेना सिर्फ हमारी होगी, उनको वेतन आपको देना होगा, उनका खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, हर चीज में जो भी खर्च होगा वो आपको करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सैनिक थे, जिन्हें यहाँ ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा था, अब वो भी नवाबों की तरह जीने लगे थे। और इस प्रकार से इन सैनिकों की अय्याशियों के कारण नवाब का खर्चा आसमान पर पहुंच गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनका आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था, किसका? नवाब पर, ठीक है ना। तो सैनिक सहायता भी अंग्रेजों ने सैनिकों को दरफिट कर दिया। अब सैनिकों को अवध सुजाउद्दौला के पास में शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? भाई जो सैनिक थे वो तो अंग्रेजों के थे, कंपनी के थे, किसकी बात मानेंगे? कंपनी की बात मानेंगे, है ना। तो सैनिक जिससे चाहते थे उससे युद्ध लड़ते थे, जिससे चाहते नहीं लड़ते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अवध का नवाब सुजाउद्दौला अपनी मर्जी से किसी से युद्ध नहीं कर, अपनी मर्जी से किसी से मित्रता नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मित्रता या युद्ध करने के लिए कंपनी की परमिशन जरूरी थी। आगे बढ़िए। कंपनी को अवध के प्रदेशों में बिना कोई कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कितनी कंडीशन रोपित कर दी, सोचिए आप। अवध अगर सुजाउद्दौला को लौटा भी दिया तो क्या फायदा हुआ? सबसे पहली बात तो उससे जो सबसे अच्छे उसके जिले थे, कड़ा इलाहाबाद, वो छीन लिया सुजाउद्दौला से।
उसके बाद में 50 लाख रुपए भी ले लिए। इसके अलावा अगर आप अवध में आप शासन करना चाहते हो तो सेना हमारी होगी, खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो बिना खर्चे की सेना अंग्रेजों को मिल चुकी थी। अब बिना खर्चे की सेना मिल गई थी, खर्चा कोई और कर रहा था, सेना उनकी थी अंग्रेजों की। इसके अलावा पूरे अवध क्षेत्र में अंग्रेजों को कोई बिना कोई कर दिए व्यापार करने की छूट भी प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है ना। तो ये कुछ शर्तें थी किसके साथ में, सुजाउद्दौला के साथ रखी। इसके बाद में कड़ा और इलाहाबाद जो सुजाउद्दौला से लिए थे कंपनी ने, क्लाइव ने, वो कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिए। क्यों दिए, सिर्फ नाम मात्र करने के लिए। क्यों, देखिए समझिए, इसकी कहानी समझिएगा। शाह आलम द्वितीय को दे दिए क्या क्या, कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा इलाहाबाद शाह आलम द्वितीय को दी, जो मुगल सम्राट थे। इसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कहा कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए काम कीजिए, आप शाह आलम द्वितीय मतलब सम्राट आप ही रहेंगे, लेकिन अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपके नाम से शासन हम करेंगे। तो प्रत्यक्ष कहे या इसको समझ ही नहीं आता, इसको प्रत्यक्ष कहे या अप्रत्यक्ष कहे, दिखाने के लिए तस्वीर तो शाह आलम द्वितीय की रखी, लेकिन शासन पूरी तरह से अंग्रेज हड़प चुके थे। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय को बोलिए कि अब आप शांति से बैठिए, अब आपको हर साल 26 लाख रुपए भिजवाते रहेंगे, हर साल आपको 26 लाख रुपए मिलते रहेंगे, अब आप बैठिए और बस देखते रहिए कि अब हम क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक है। इस प्रकार से सिर्फ नवाबों को ही नहीं बल्कि भारत के मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी उन्होंने कठपुतली बना दिया, उन पर भी अधिकार कर लिया। तो इस बात से 26 लाख रुपए पेंशन की बात से इतिहासकारों ने लिखा है कि मुगल बादशाह बहुत खुश हो गए। किसने लिखा, इतिहासकारों ने लिखा है। देखिए ना, आगे लिखा हुआ है उसमें कि मुगल सम्राट शाह आलम ने प्रसन्न होकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। ऐसा कोई होता है क्या, है ना। तो हम अपनी कहानी पर आते हैं। अब जैसे ही कड़ा इलाहाबाद किसको दिए, शाह आलम द्वितीय को दिए, सुजाउद्दौला से लेकर के। तो सुजाउद्दौला का शाह आलम द्वितीय का शासन तो खुद अंग्रेज संभाल रहे थे ना, तो शाह आलम द्वितीय को देना मतलब अपने पास ही रखना। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय को बोल दिया भाई आपको ना कर से मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप एक काम कीजिए 26 लाख रुपए सालाना लीजिए और आप बस अपना हिसाब से देख लीजिए। और वहां से उनको बाद में रंगून भी भेज दिया था, वहां से हटा दिया था। इस तरह से उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद में बंगाल, बिहार, अब जैसे ही शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बनाया, वैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनके हाथ आ गई। दीवानी मतलब किसी पिक्चरों की हीरोइन नहीं यार, दीवानी मतलब कि पूरी जागीर जितनी भी जमीन थी उसका जो कर था, जो कर वसूला जाता ना, वो कर प्राप्त करना, कर वसूलना, कर वसूलने के, कर वसूली को ही दोस्तों यहाँ पर दीवानी कहा जाता है। तो ये जो दीवानी और फौजदारी दो मामले चलते हैं ना, ठीक है ना। तो संपूर्ण प्रकार का जो कर था वो कर वसूलने का अधिकार कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र थे, सबसे समृद्ध क्षेत्र थे। यहाँ का कर वसूलने का अधिकार इनको मिल गया, कर वसूलने का। अब सोचिए अगर अंग्रेज, एक कंपनी, व्यापारी कंपनी, उसे एक संपन्न राज्य का कर वसूलने का अधिकार मिल जाए और वो कर वो स्वयं रखे, सोचिए वो कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी शाह आलम द्वितीय ने, अर्थात अब तीनों प्रदेशों से कर इकट्ठा करने का अधिकार अब किसको था, अंग्रेजों को मिल चुका था। क्लियर है। तो ये कुछ प्रमुख शर्तें थी इलाहाबाद संधि की दोस्तों। इस इलाहाबाद की संधि ने पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद में प्लासी का युद्ध एक छोटी सी दस्तक थी, बक्सर का युद्ध एक हथौड़ा था जिसने पूरा गेट ही तोड़ दिया, और इलाहाबाद की संधि ने जो रास्ता था भारत पर अधिकार करने का उस पर झाड़ू मार के उसको साफ कर दिया। ठीक है ना। एक ऐसी रचना हुई, एक ऐसी कूटनीति रची गई अंग्रेजों के द्वारा कि इलाहाबाद की संधि के बाद में फिर अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था, और कंटिन्यू फिर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद में ये हुई हमारे इलाहाबाद संधि की चर्चा। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था प्लासी के युद्ध के समय में कि ये अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार होने के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं किया, इसका जवाब यह था दोस्तों, उस समय ब्रिटिश कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। ठीक है। उस समय अगर
ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लेते और वो खुद शासन करने लग जाते, तो जो मुगल सम्राट थे वो भड़क जाते कि कंपनी ने भारत पर अधिकार कर लिया, भारत के राज्य पर अधिकार कर लिया नवाब को हटा करके। और ये इनकी हरकत भारत के अन्य राजाओं के नजरों में भी आ जाती और उनको भी लगता कि आज इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया है, आगे चलकर हमें भी परेशान करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के जो अन्य शासक, अन्य नवाब, अन्य सम्राट थे, वो सब एक साथ मिलकर के अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध खड़े हो जाते। और ये अंग्रेजों को अच्छे से मालूम था और अंग्रेजों के पास में उस समय इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी कि वो उनका सामना एक साथ राजाओं का सामना कर सके। भाई छोटा सा जवाब था। इसी कारण से उन्होंने आगे तो खड़ा रखा नवाब को, पीछे खड़े रहे वो, ठीक है ना। तो नवाब के नाम से उन्होंने शासन किया, सिर्फ इसी कारण से कि वो सामने किसी के नहीं आना चाहते थे, जिससे कि सभी राजा एक साथ उनके विरोधी बन जाए। अब जैसे प्लासी का युद्ध होता है तो सब जगह पता चल जाता है कि प्लासी के युद्ध में यह घटना हुई है, बंगाल पर अंग्रेजों का, बंगाल अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। और जो मुगल सम्राट जिसका डर था अंग्रेजों को, वो भी उनके अधीन हो चुके थे, उनको पेंशन भोगी बना दिया था। तो अब अंग्रेजों का डर समाप्त तो हो चुका था। अब उन्होंने जो है भारत में प्रवेश करके, मतलब भारतीय राजनीति में प्रवेश करके अब प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ किया। वहां पर अलग अलग नीतियां डालना चालू किया। जिस राजा ने विरोध किया उस पर हमला किया, उस क्षेत्र पर भी अधिकार किया। इस प्रकार से भारत पर संपूर्ण रूप से उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करते गए और एक तरह से पूरे भारत को जकड़ लिया। ठीक है, ये स्टोरी दोस्तों हमारी कंटिन्यू रहेगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और द्वैध शासन प्रणाली के साथ में। द्वैध शासन प्रणाली दोस्तों, सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा अर्थात कि बंगाल के एक समृद्ध क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई थी। क्या होती है द्वैध शासन प्रणाली, इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे, जिसमें दीवानी और फौजदारी मामलों की विशेष चर्चा होगी। बने रहे सेशन में दोस्तों। इसमें इतिहास के सेशन को, ये जो स्टोरी वाइज चल रही है क्लासेस, ये पूरी एंड तक हम इसी प्रकार से स्टोरी वाइज ही आपको लेकर जाएंगे। ये सेशन आप अच्छे समझते हैं, किसी प्रकार से इस सेशन का कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता है। पूरी तरह से हमारे सभी सेशन लोधा जी क्लासेस पर बीए प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सभी सेशन पूरी तरह निःशुल्क है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे द्वैध शासन प्रणाली के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। और नए छात्रों के लिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये गलती आप और आगे ना बढ़ाएं, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी लेक्चर के लिंक, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं ना, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि एक बार भी आपने प्रज्ञान हिंदी को विजिट ना किया हो। विजिट कीजिए, एक दो लेक्चर देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। आप डिफरेंस कर सकते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई है, किसी भी चैनल पर किसी भी टीचर के माध्यम से कंपैरिजन दोस्तों वहां कर सकते हैं क्लासेस का। हो सकता है एक दो क्लासेस आपको इफेक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव मिले, परंतु वहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक कड़ी बाई कड़ी, टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आपको कहीं टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है तो शायद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपकी आवश्यकता हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए प्रज्ञान हिंदी पर और विजिट कीजिए उसको, एक दो लेक्चरों को देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।